नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज बिजोलिया। आज के ये लेक्चर का टॉपिक है संधि प्रकरण। और संधि प्रकरण के तहत आज पढ़ने जा रहे हैं स्वर संधि का जो प्रथम भेद है यण संधि। जैसा कि जो संधि प्रकरण है वो बीए पश्चर पाठ पश्च का यहाँ पर टॉपिक है। और इसके अंतर्गत संधि प्रकरण के तहत जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो एक तो प्रत्येक संधि अर्थात स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों ही संधियों से कुछ सूत्रों की पहले तो व्याख्या पूछी जाएगी। और जो दूसरा जो पार्ट होगा संधि प्रकरण वो होगा रूप सिद्धि का, अर्थात कुछ संधि शब्द दे दिए जाएंगे और उनका आपको उस विच्छेद करके उनको सिद्ध करना रहेगा सूत्रों के माध्यम से। तो जो आज वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं यण संधि, यण संधि का जो विधायक सूत्र है वो है इको यणचि। इको यणचि अर्थात जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि इक स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विशेष, अर्थात यण संधि कहाँ पर होगी। तो जैसा कि संधि में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। यहाँ पर भी जो संधि कार्य होगा वो पूर्व पद का अंतिम पद अर्थात पदांत, इसे इस प्रकार से संबोधित किया जाता है कि पदांत और उत्तर पद का प्रथम पद, इन दोनों ही वर्णों के मध्य संधि कार्य देखने को मिलता है। एक नवीन वर्ण की उत्पत्ति देखने को मिलती है। तो यण संधि में क्या होता है कि इको यणचि अर्थात इक स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विशेष, अर्थात इक प्रत्याहार ई उ री ओल री, इसके स्थान पर क्या होता है यण प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं। दूसरी बात है कि यण प्रत्याहार के जो वर्ण होंगे वो क्रमशः होंगे, अर्थात इक प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर क्रमशः यण प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं। कहाँ होते हैं? संहितायाम, संहिता के विषय में। और कब होते हैं? अचि अर्थात असमान स्वर अच परे होने पर, तभी वहाँ पर एक के स्थान पर यण होगा। यदि दोनों के स्थान पर समान स्वर आ जाते हैं, श्रवण आ जाते हैं, तो वहाँ पर यण संधि ना होकर दीर्घ संधि हो जाती है। तो एक उदाहरण देखने को मिलता है इसे। तो एक शब्द आता है शुद्ध्योपास्य। जब शुद्ध्योपास्य का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? सुधि धन उपास्य, सुधि धन उपास्य। एक बात याद रखना आवश्यक है कि अपने को पद को तोड़ना आना चाहिए कि कोई सा भी शब्द है उसको इतने छोटे से छोटे रूप में उसको तोड़ा जा सके, उसके पश्चात अपन संधि कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो सुधि धन उपास्य अर्थात सुधि में सु ध और ई मिलकर सुधि बनता है, उसके बाद में उपास्य है। तो सुधि में जो अंतिम स्वर आता है इकार अर्थात दीर्घ ई, और दूसरा उपास्य अर्थात उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है? उ। तो दोनों के स्थान पर यण हो जाता है इक के स्थान पर। तो इक का यहाँ पर ई और यण, तो ई आया है तो ई के स्थान पर क्या हो जाता है? यण प्रत्याहार का य वर्ण हो जाता है, यण प्रत्याहार हो जाता है। लेकिन कब होगा? बाद में असमान स्वर परे होने पर। तो यहाँ पर असमान स्वर क्या है? ई का उ यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरा जो सूत्र आता है वो आता है कि तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य अर्थात सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण अवयवितस्य पूर्वस्य बोध्यम, अर्थात सप्तम्यंत पद से। कहाँ होगा? सप्तम्यंत पद से निर्दिष्ट कार्य अव्यवस्थित अर्थात बिना किसी बाधा के अर्थात पूर्व को होता है, अर्थात जो यण का कार्य होगा वो पूर्व वर्ण को होगा, न कि अर्थात प्रथमांत के इक के स्थान पर ही यण का कार्य देखने को मिलेगा। अर्थात जो सप्तम्यंत पद है उसी सप्तम्यंत पद में यहाँ पर यण का कार्य देखने को मिलता है। तो जो सप्तम्यंत पद परे होने पर अर्थात जो अचि अर्थात अच प्रत्याहार या अचि जो शब्द है वो सप्तम्यंत पद है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का पद है। और सप्तम्यंत पद परे होने पर या वर्ण परे होने पर, अच वर्ण परे होने पर ही वो कार्य संपन्न होगा। तो इको यणचि सूत्र में अचि में सप्तमी विभक्ति है, अतः अच स्वर परे होने पर भी अव्यवहित अर्थात बिना किसी व्यवस्था या बिना किसी बाधा के पूर्ववर्ती जो इक वर्ण आया ई आया है उसको यण वर्ण हो जाता है। तो सुधि धन उपास्य में क्या होता है कि उपास्य का उ अच है और इसके ठीक पूर्व धी में ई अर्थात इक प्रत्याहार का ई वर्ण है। तो इस
ई और उ, ई के बीच में क्या होता है, किसी भी अन्य वर्ण का यहाँ पर व्यवधान नहीं होता है, तब किसी प्रकार की बाधा नहीं है, कोई दूसरा वर्ण यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, तो अव्यवहित वर्ण है। तो दी के ई के स्थान पर यहाँ पर ई को एण से यण प्रत्याहार देखने को मिलता है। तीसरा जो सूत्र आता है स्थानीय अनंतरम। स्थानीय अनंतरम यहाँ पर सामान्यतया इसमें क्या है कि जो की है उसमें जो अ है वो अ का प्रयोग देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन औग्र के रूप में यहाँ पर अ का प्रयोग किया जाता है। तो स्थानीय अनंतरम में क्या होता है कि प्रसंगे सति सदृश्यतम आदेश स्यात् सु द य उपास्य इति जाते, अर्थात एक वर्ण के स्थान पर कई आदेश उपस्थित होने पर जो अत्यंत सदृश, अत्यंत जो पास में जो सदृश वर्ण होता है, जो सदृश आदेश होना निश्चित किया गया है, वही सदृश आदेश यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इक के स्थान पर जो दीर्घ ई है उसका सदृशतम वर्ण जो है य है, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसा कि अपन ने संज्ञा प्रकरण के तहत उच्चारण स्थान पढ़े थे। उच्चारण स्थान में क्या है कि समान उच्चारण स्थान दोनों का हो, तो ई का जो सदृश उच्चारण स्थान है वो इको एणची के वहाँ पर जो एक सूत्र आता है इचु ऐसा नाम तालु, तो ई भी आता है और यहाँ वहाँ पर यण प्रत्याहार का यह वर्ण भी देखने को मिलता है, इसलिए ई के स्थान पर यही वहाँ पर अत्यंत सदृशतम वर्ण देखने को मिलता है। एक ई समान उच्चारण स्थान दोनों का होता है, तो इसलिए ई के स्थान पर यही होगा, अर्थात वो अत्यंत सदृशतम वर्ण है। इसीलिए इक के स्थान पर जो यण प्रत्याहार का जो वर्ण होगा वो यही वहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सुदी का जब विभाजन करते हैं सु द और ई के स्थान क्या हो जाता है य हो जाता है, उसके बाद में उपास्य इस प्रकार देखने को मिलता है। अगला जो सूत्र आता है अनचिच। अनचिच अर्थात अचह परस्य यरो द्वेवा स्तो न तु अचि इति धकारस्य द्वित्वेन सु ध ध य धन उपास्य। अनचिच अर्थात ये जो सूत्र होता है यह विकल्प के माध्यम से कार्य करता है, अर्थात कार्य हो भी सकता है और कार्य नहीं भी हो सकता। यदि इच्छा हो तो कार्य करो और नहीं तो तब भी वो कार्य संपन्न हो जाता है। तो अनचिच यह कहता है कि जो अच से परे, अनचिच अर्थात अच स्वर से जो परिवर्तित जो यर वर्ण है, और यर अर्थात यवरल और प्रत्येक वर्गों का एक से कुचुट तो पांचों वर्ण और स ये यर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो यर जो परिवर्तित जो यर वर्ण है उस यर को विकल्प से द्वित हो जाता है। फिर कहता है यर के बाद में अच नहीं हो तभी वो कार्य होता है। तो विकल्प का अर्थ क्या होता है कि किसी चीज का करना या न करना, और यहाँ द्वित्व का करना या न करना विकल्प के रूप में निर्भर करता है। तो सु द ध य धन उपास्य इस प्रकार भी कर सकते हैं अपन, या जैसा के जैसा उसको उसी रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एक जो अपन ने रूप लिखा था शुद्ध उपास्य, एक शुद्ध उपास्य रूप तो यहाँ पर सिद्ध हो जाता है कि जब वर्ण संयोग कर देंगे अपन शुद्ध उपास्य आधा ध और जो य था य में उ का को संयोग करने पर शुद्ध उपास्य रूप सिद्ध हो जाता है। दूसरे जो वर्ण के शुद्ध उपास्य जो शब्द हैं उसको सिद्ध करने के लिए पुनः आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र आता है जलाम जससी। जलाम अर्थात जल प्रत्याहार या जल अर्थात जो जल प्रत्याहार के वर्ण है उसके स्थान में क्या होता है जस प्रत्याहार के अर्थात जब गढ़दस अर्थात प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। कब होता है? बाद में झस प्रत्याहार का वर्ण, अर्थात जस प्रत्याहार का वर्ण परे होने पर क्या होता है जल को जस आदेश हो जाता है। तो क्या होता है कि सुदय उपास्य जो स्थिति बनी थी, इस स्थिति में जो पहला जो झल प्रत्याहार का जो वर्ण ध, उस ध के आगे दूसरा क्या है ध, वो झस प्रत्याहार में आता है। अतः जो प्रथम जो झल है ध उसके स्थान पे जस अर्थात जब अगर द हो जाता है अर्थात उसका तृतीय वर्ण हो जाता है, समान तृतीय उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर सु द ध य धन उपास्य इस प्रकार की स्थिति बनती है। अगला जो सूत्र आता है संयोगांतस्य लोप अर्थात संयोगांतम यत् पदम तस्य लोपः स्यात्। इस सूत्र से क्या होता है कि जो संयोगांत पद हैं, जो संयोग संज्ञक वर्ण है, उन सभी पदों का यहाँ पर लोप दिखाया जाता है इस सूत्र के माध्यम से। अर्थात संयोगांतस्य लोपः सूत्र के माध्यम संपूर्ण पद का जो भी इत्संज्ञक वर्ण है, संपूर्ण इत्संज्ञक वर्णों का लोप होने की स्थिति हो जाती है, लोप स्थिति। किंतु एक अगला सूत्र आता है कि हलो अंतस्य, वो कहता है कि षष्ठी निर्दिष्टया अंत्यस्यात् हल आदेशः स्यात् इति यह लोपे प्राप्ते। अर्थात षष्ठी विभक्ति षष्ट्यंत के निर्देश से या षष्ठी विभक्ति के निर्देश से जहाँ पर जो कार्य होता है वह अंतिम वर्ण को ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो
वर्ण हो रहे थे संयोग अंतस्य से द ध य, ये तीनों जो लोप हो रहे थे, अब वो लोप केवल य वर्ण का ही देखने को मिलता है। अर्थात जो सु द और जो यह है, केवल यही वर्ण का यहाँ पर लोप होने की स्थिति उत्पन्न होती है। किंतु फिर पुनः एक सूत्र आता है यणः प्रतिषेधो वाच्य। यण प्रतिषेधो वाच्य जो अब जो यह अर्थात हलवंतस्य सूत्र से जो यह का लोप प्राप्त हो रहा था, उस यह के लोप को या यण प्रत्याहार के यह के लोप का भी इस प्रस्तुत वार्तिक से यहाँ पर निषेध हो जाता है। तो पुनः अर्थात संपूर्ण जो संयोगांतस्य लोपः सूत्र से जो स्थिति बनी थी, अर्थात संपूर्ण वर्णों के जो लोप की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसके पश्चात अलवंतस्य से उस अलवंतस्य से जो पूर्ववर्ती दोनों ही द का लोप रोक दिया गया था, केवल अंतिम यह ही वर्ण की ही लोप की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उस यह वर्ण के भी यणः प्रतिषेधो वाच्य वार्तिक से उसका भी निषेध कर दिया गया और संपूर्ण जो वर्ण थे सुद पश्य, इन संपूर्ण वर्णों को या और जो उत्तर पद के प्रथम पद को संयुक्त करने पर अर्थात वर्ण संयोग करने पर जो अपना जो दूसरा जो रूप पदता शब्दता सुदत्योपास्य वो रूप भी यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको परीक्षा में या एग्जाम में आपको इस प्रकार रूप सिद्ध करना था। प्रत्येक आपको सूत्रस्थ होने चाहिए। जिस भी शब्द की जिस भी पद की आप रूप सिद्धि करने जा रहे हो, उस पद या शब्द की रूप सिद्धि के लिए आपको जो भी सूत्र यूज में ले रहे हो, जो प्रयोग में ले रहे हो, उनको आपको बिल्कुल 1 2 3 4 इस प्रकार से आपको उसका वहाँ पर आपको आंसर देना है, तभी आपके पूरे बटा पूरे मार्क्स आते हैं। क्योंकि मैथ्स के समान यहाँ पर भी प्रत्येक पद को सिद्ध किया जाता है और उसी प्रकार यहाँ पर सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो यण संधि का जो प्रथम जो उदाहरण है शुद्धि उपास्य ये सिद्ध होता है। शुद्धि उपास्य के समान ही कुछ और उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक तो जैसे मध्वरी अर्थात मधुदन अरि। एक दूसरा जो शब्द आता है दात्रंशः अर्थात दात्री धन अंशः। एक शब्द आता है लाकृति अर्थात लृदन आकृति। ये कुछ 3 उदाहरण अभी यण संधि के रूप में देखने को मिलते हैं और पाणिनि ने चारों ही उदाहरणों का एक सम्यक रूप से प्रयोग किया है। तो चारों ही उदाहरण आपको अच्छी प्रकार से आना चाहिए। चारों उदाहरणों को संधि विच्छेद मुख्यतः आना चाहिए, क्योंकि संधि विच्छेद करने के पश्चात ही अपन यह कह सकते हैं कि यह निर्णय करता है कि इस संधि युक्त पद में कौन सी संधि हो रही है। क्योंकि संधि पता लगने के पश्चात ही उस शब्द या उस पद का रूप सिद्ध कर सकते हैं। तो ये हुई आपकी यण संधि, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। दूसरी जो संधि है स्वर संधि का जो दूसरा भेद है वो अयादि संधि है। सिंपल सी संधि है, वो साधारण है, केवल एकमात्र 1 या 2 सूत्रों के माध्यम से अयादि संधि का कार्य संपन्न हो जाता है। तो इसका जो विधायक सूत्र आता है वो आता है एचो अयवायावह। एचो अगले वीडियो में यद्यपि आपको पूर्णतः अच्छी प्रकार समझाया जाएगा, क्योंकि किंतु पूर्ववर्ती इस वीडियो में उसके बारे में सामान्य अध्ययन कर लेते, चर्चा कर लेते। तो एचो अयवायावा अर्थात एच अर्थात एच प्रत्याहार ए ओ आई और औ, ये जो 4 एच प्रत्याहार के वर्ण हैं उसके स्थान में क्या होता है कि एच क्रमाद अय औ आय औ एते स्यु अचि, अर्थात ये 4 आदेश अयादि संधि में देखने को मिलता है। अर्थात आय आदेश हो जाता है, औ आदेश होता है, आय आदेश होता है और औ आदेश होता है। अर्थात ये जो आदेश होते हैं वो एच के स्थान पर होते हैं। अर्थात एच प्रत्याहार के जो वर्ण थे क्रमशः ही ये आदेश यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो एच प्रत्याहार में ए ओ आई और औ की गणना होती है। तो जो आदेश होंगे वो ए के स्थान पर अय होगा, ओ के स्थान पर औ होगा, आई के स्थान पर आय होगा और औ के स्थान पर औ अयादि आदेश देखने को मिलते हैं। अर्थात एकादेश हो जाता है दोनों वर्णों के स्थान पर। अगला सूत्र इसमें आता है कि यथा संख्यम अनुदेश्यमानाम, अर्थात जो यथा संयम अर्थात जो सम संबंधी या विधि यथा संख्यम स्यात्, अर्थात जो जहाँ पर उद्देश्य और विधेय की संख्या समान हो, अर्थात जो आदेश करने चाह रहे और जितने वर्णों के स्थान पर आदेश करने वो उद्देश्य भी समान होने चाहिए और जो उनके जो स्थान पर जो विधेय हो रहा है वो भी समान संख्या में होनी चाहिए। तो वहाँ उद्देश्य के स्थान पर विधेय जो होगा अर्थात एच के स्थान पर जो अय औ आय औ आदेश जो होंगे वो क्या होंगे, क्रमानुसार होंगे। अर्थात उनमें क्रम को भंग नहीं किया जा सकता। अर्थात ए के स्थान पर आय नहीं कर सकते, औ के स्थान या ओ के स्थान पर औ भी नहीं कर सकता। अर्थात जो जैसा क्रम है वैसा क्रम ही इन सूत्र के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। तो कुछ उदाहरण आते हैं, जैसे हरि आता है, विष्णवे आता है, पवन आता है, भवन आता है,
नायकः आता है, पावकः आता है, भावकः आता है इत्यादि जो उदाहरण देखने को मिलते हैं वो अयादि संधि के आते हैं, क्योंकि इसमें जो ध्वनि सुनाई देते हैं वो ऐ, औ, आय और आओ, ये 4 ही आदेशों की इस अयादि संधि में ध्वनि सुनाई देगी। तो नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में जो अध्ययन करेंगे वो अयादि संधि के साथ साथ में गुण संधि और वृद्धि संधि, इन दोनों संधियों के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आप भी जिस वीडियो या अगला जो वीडियो आएगा उसके बारे में पहले पूर्ववर्ती अध्ययन थोड़ा सा करके आइए, तो उससे आपको सीखने में या संधि प्रकरण को समझने में आसानी रहेगी। धन्यवाद।